लेकिन उसके सामने बैठी इस युवा लड़की ने उसके सिर पर एक बड़ा प्रहार कर दिया था। पहली बार जब उसे अस्वीकार किया गया था तो ली मोइंग ने पराजित महसूस नहीं किया था। हालांकि यह पहली बार था जब वह किसी महिला को लुभा रहा था, लेकिन भले ही उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था, पर उसने एक सुअर को भागते हुए जरूर देखा था। इसलिए वह पूरी तरह से समझ गया था कि वे दोनों इतने करीब नहीं थे। इसलिए इस युवा लड़की के लिए उसके चरित्र और ईमानदारी पर संदेह करना, उसे अस्वीकार करना कुछ सामान्य था। लेकिन उसके बाद दूसरी अस्वीकृति आई, और उसके बाद तीसरी और चौथी। ली मोइंग ने स्वीकार किया कि उसने पहले ही अपनी पूरी ईमानदारी दिखा दी थी और उस पर अपना पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे बार बार अस्वीकार कर दिया गया था। कई बार ऐसा होता था जब वह स्पष्ट रूप से महसूस करता था कि ली एक की आंखों में उसके लिए कुछ भावनाएं दिखती थीं और उसने उसके चुंबन या स्पर्श को अस्वीकार नहीं किया था, तो इसका कम से कम यही मतलब था कि वह पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, है ना? हालांकि जब भी वह उनके रिश्ते को सुनिश्चित करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना चाहता था, तो हर बार उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी जाती थी। ली मोइंग जैसी बेजोड़ प्रतिभा के लिए यह उसके पूरे जीवनकाल में सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधा थी। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ गलत था। ऐसा क्यों था कि लावण्या राठौर ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था? ली मोइंग ने लावण्या राठौर को एक जटिल भाव के साथ देखा और उसका दाहिना हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गया और बाद में ढीला हो गया, इससे पहले कि उसने हल्के से कुछ शब्द उगले। क्यों? लावण्या राठौर ने आशंकित होकर अपना सिर नीचे रखा था, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह इतना दोषी क्यों महसूस कर रही थी। वह और ली मोइंग उसने बहुत पहले ही कह दिया था कि उनके बीच यह असंभव था, क्या ऐसा नहीं था? उसने ली मोइंग से कोई वादा नहीं किया था, क्या ऐसा नहीं था? लेकिन ऐसा क्यों था कि जब इस आदमी ने उससे पूछताछ की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसके खिलाफ कोई गंभीर अपराध किया हो और यहाँ तक कि उसे धोखा दिया हो। ली मोइंग के सवालों को सुनकर उसने खालीपन से अपना सिर उठाया। क्या उसने एक बार पहले भी इसके बारे में सोचा था कि ली मोइंग शायद गुस्सा हो सकता है? उस मजबूत और दबंग बेजोड़ प्रतिभा को हर बार उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए क्रोधित होना बिल्कुल सामान्य था। लेकिन वह डरी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक जादुई आत्मविश्वास था, मानो वह अवचेतन रूप से जानती हो कि यह आदमी चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह उसके बाल के एक भी तार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आग बबूला होने के बजाय वह ये सवाल पूछेगा। ली मोइंग ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में जवाब को दबाते हुए उसने खुद को थोड़ा और अधिक शांतिपूर्ण दिखाने की कोशिश की। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें कहाँ लगता है कि मुझ में कमी है? मैं कहाँ पर्याप्त रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ? तुम क्यों नहीं? तुम मुझे स्वीकार करने में असमर्थ क्यों हो? क्या तुम जानती हो? क्या तुम जानती हो? जब ली मोइंग ये कह रहा था, उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और अपने मसूड़ों से खून का स्वाद बहता हुआ महसूस किया और आगे एक भी शब्द नहीं कहा। भले ही उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, लेकिन लावण्या राठौर जानती थी कि वह क्या कहना चाहता था। उसके प्रति इस आदमी की ईमानदारी उसने वास्तव में महसूस की थी। लावण्या राठौर वास्तव में कोई अज्ञानी युवा महिला नहीं थी। इसके विपरीत उसके पिछले जीवन में अनगिनत लोगों द्वारा उसे लुभाया गया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि कौन सा आदमी उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है और कौन उसके लिए अधिक उपयुक्त है। वास्तव में उसके दिल की गहराइयों में उसने लंबे समय से यह स्वीकार कर लिया था कि ली मोइंग के लिए उसके मन में कुछ भावनाएं थीं। अगर मू चेंगेंग नहीं होता तो शायद वह बहुत पहले ही सहमत हो जाती। लेकिन स्वर के नीचे कोई अगर नहीं होता। उसने अपनी आंखें उठाईं और ली मोइंग के चेहरे पर दर्द भरे भाव को देखा, जिससे उसका दिल भी दर्द से हल्का हल्का फड़कने लगा। अगर यह संभव होता तो वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, उसे इतना परेशान करना। लावण्या राठौर एक पल के लिए हिचकिचाई और उसने फैसला किया कि उसे आज उसके सामने मामले स्पष्ट करने ही होंगे। ली मोइंग, मेरी बात सुनो, लावण्या राठौर ने अपने दांत भींचते हुए कहा। कुछ चीजें उसे लगा कि भले ही वह उन्हें कह दे, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह उन्हें आसानी से नहीं कहना चाहती थी। लेकिन अब उसे लगा कि ली मोइंग की भावनाओं को खत्म करने के लिए सच्चाई का कुछ हिस्सा बताना आवश्यक था। वे दोनों जितना अधिक एक दूसरे के साथ उलझेंगे, वे उतना ही गहराई में गिरेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। उसने अपना दिल कठोर कर लिया। वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। इसके अलावा हम पहले ही अपनी शादी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए मुझे बेहद खेद है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। बस इसे ऐसे समझो कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। ली मोइंग का दिल कांप उठा, क्योंकि उसे अचानक अतीत की एक याद आ गई। एक बार जब लावण्या राठौर गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे कंकशन दिमागी चोट हो गया था, उसके होश स्पष्ट नहीं थे और उसने उसे गले लगाते हुए बहुत सी बेतुकी बातें कही थीं और यहाँ तक कि रोना भी शुरू कर दिया था। उस समय उसने वास्तव में उसे कोई और समझ लिया था, यहाँ तक कि उसे न छोड़ने के लिए कहने जैसी बातें भी कह रही थी और उसे चूमने के लिए सक्रिय रूप से उसके करीब भी आ रही थी।
उस समय ली मोइंग को लगा था कि लावण्या राठौर को निश्चित रूप से कोई पसंद है और वह तब बेहद ईर्ष्यालु हो गया था, यहाँ तक कि उसे छोड़ने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन उसके बाद उसने फिर से सोचा और महसूस किया कि चीज़ें इतनी सरल नहीं थीं। लावण्या राठौर बचपन से ही दक्षिण यू राज्य में पली बड़ी थी और उसके बड़े होने के दिन बिल्कुल भी जटिल नहीं थे। ली मोइंग ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को दक्षिण यू राज्य वापस भेजा था और निष्कर्ष ये निकला था कि लावण्या राठौर ने पहले कभी दक्षिण यू राज्य नहीं छोड़ा था और स्काई क्लाउड सिटी की यह यात्रा उसकी पहली यात्रा थी। जहां तक इस खबर की बात है कि उसका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था, तो इसके बारे में बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं थे। इसके अलावा वह बहुत छोटी थी और ऐसा नहीं लगता था कि उसके लिए निजी तौर पर किसी के साथ बसने की कोई संभावना थी। ली मोइंग को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था, लेकिन एक बात को लेकर वह निश्चित था कि लावण्या राठौर के बगल में किसी भी आदमी के दिखाई देने का कोई नामोनिशान नहीं था। इसलिए वह खुद को ये कहकर सम्मोहित कर रहा था, शायद ये सब उसकी अपनी कल्पना थी कि लावण्या राठौर किसी और को पसंद करती थी और सच्चाई ये बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा था भी तो वह शायद अतीत की बात होगी। लेकिन अब लावण्या राठौर के शब्द एक जोरदार तमाचे की तरह थे जो सीधे उसके चेहरे पर पड़े थे। तो ली एयर वास्तव में किसी को पसंद करती थी। इसके अलावा उसने वास्तव में उस व्यक्ति के साथ विवाह का समझौता तय कर लिया था। ऐसी बात कैसे हो सकती है? ऐसी बात संभवतः कैसे हो सकती है? ली मोइंग ने अविश्वास में लावण्या राठौर की ओर देखा, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। तुम ये कैसे संभव है? तुम सिर्फ 14 साल की हो। 14 साल का होने में क्या हर्ज है? मैं जल्दी परिपक्व हो गई, क्या मैं नहीं हो सकती? जब ली मोइंग ने यह सुना तो उसने कुछ ऊर्जा वापस पा ली, क्योंकि उसे आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। तुम अभी इतनी छोटी हो, तुम संभवतः कैसे जान सकती हो कि तुम किसे पसंद करती हो? तुम स्पष्ट रूप से अभी तक परिपक्व नहीं हो। तुम इतनी सुनिश्चित कैसे हो सकती हो कि जिसे तुम पसंद करती हो वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ? लावण्या राठौर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बस ये जानती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और मेरे दिल में वो सबसे शक्तिशाली, सबसे आदर्श इंसान है जो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है। इतने दशकों तक उसके पक्ष में इंतजार करना, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह और मू चेंगयिंग इतने सालों तक साथ रहे थे। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन पुरानी यादों को याद करने पर अभी भी कई मीठी यादें थीं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। ली मोइंग का दिल ठंडा पड़ गया। सबसे शक्तिशाली, सबसे आदर्श, उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी लावण्या राठौर को यह महसूस कराने में असमर्थ रहा कि वह उस तरह का आदमी था। अफसोस, उसे सच में बहुत देर हो चुकी थी। ली एयर के दिल में पहले से ही उसकी पसंद का एक आदमी था। ली मोइंग असंतुष्ट था, क्योंकि उसने एक जवाब के लिए जोर दिया, वह कौन है? आखिर वह कौन है? चूंकि तुम उसका इस तरह से वर्णन करती हो, तो वह तुम्हें इतने लंबे समय के लिए कैसे छोड़ सकता है? तुम्हें इतने सारे खतरों का सामना करने के लिए दक्षिण यू राज्य में अकेला छोड़ दिया। लावण्या राठौर ने पलकें झपकाईं, यह न जानते हुए कि क्या उत्तर दे, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, तुम नहीं जानते। ली मोइंग अचानक उत्तेजित हो गया, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि जिसे नहीं पता वह तुम हो। यदि जिस व्यक्ति का तुमने वर्णन किया है वह भी तुम्हें पसंद करता, तो क्या वह तुम्हें बाई परिवार के उन लोगों द्वारा सताए जाने के लिए अकेला छोड़ देता? क्या वह तुम्हें हर दिन देखना नहीं चाहता, लेकिन इतने लंबे समय तक वह एक बार भी नहीं आया? ये केवल तुम्हारी ओर से एक ख्याली पुलाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। लावण्या राठौर ने तुरंत जोर से इनकार किया, तुम नहीं समझते, हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां? ली मोइंग ने उपहास किया, क्योंकि उसे अपने दिल में अत्यधिक असंतोष महसूस हो रहा था। मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मैं तुम्हें उन सभी परेशानियों का सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जरा सा भी दर्द सहने नहीं दूंगा, और मेरे लिए तुम में कोई दिलचस्पी न दिखाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा आदमी तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? ली मोइंग क्रोधित और चिंतित दोनों था, क्योंकि उसने दीवार पर मुक्का मारा जिससे एक जोरदार बांप की आवाज हुई। लावण्या राठौर ने दर्द भरे दिल से उसका हाथ खींचा, तुम ऐसा व्यवहार मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें अभी भी परवाह है कि मुझे चोट लगती है या नहीं? ली मोइंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और उसे तकिए पर दबा दिया, चूंकि तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता, तो मैं घायल हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी कौन है, उसे छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ उससे 1000 गुना, 10,000 गुना बेहतर व्यवहार करूंगा। उसने चिंता से कहा, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। लावण्या राठौर फिर से उदास हो गई और कुछ समय बाद वह बोली, ऐसे मत बनो। मैं जो कह रही हूं वह झूठ नहीं है। जिसे मैं पसंद करती हूं वह एक सच्चा बेजोड़ 9वें चरण के क्षेत्र का शीर्ष विशेषज्ञ है। इस पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप में उससे अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व नहीं है।
लीमोइंग हक्का बक्का रह गया। क्या? लावण्या राठौर ने उसकी नज़रों से बचते हुए अपनी आवाज़ धीमी की और आगे कहा, हालांकि वह अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसके अपने कारण हैं। इसके अलावा मैं। लावण्या राठौर ने अपने होंठ काटे और उसके चेहरे पर संघर्ष के भाव थे, क्योंकि उसने अपने दांत भींचे और फिर से कहा, इसके अलावा मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वह काफ़ी शक्तिशाली है, वह मेरी रक्षा करने में सक्षम है और मैं दूसरों को मुझसे ईर्ष्या करवा सकती हूँ। क्या तुम समझते हो, तुम्हारी तुलना उसके जैसे बेजोड़ 9वें चरण के क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ से नहीं की जा सकती है, इसलिए मेरा दिल नहीं बदलेगा तो बस मुझे छोड़ दो। तुम्हारा तुम्हारा क्या मतलब है? पूरी तरह से पराजित रूप के साथ लीमोइंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसे देखकर लावण्या राठौर का दिल दर्द से फड़क उठा। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि लीमोइंग जैसे सुपर जीनियस को शायद अपने पूरे जीवन में पहले कभी किसी चीज़ से तिरस्कृत नहीं किया गया था। ऐसी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता के साथ, लेकिन उसे इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि उसकी क्षमता मेल नहीं खा सकती थी। शायद उसके अभिमान को गंभीर झटका लगा था और शायद उसे लग सकता था कि वह एक भौतिकवादी और बेशर्म महिला थी, लेकिन वह इसे उस तरह से कहने से खुद को रोक नहीं सकी। लीमोइंग के भाव हरे और सफ़ेद दोनों थे। जाहिरा तौर पर उसका दिल बहुत ही भयानक महसूस कर रहा था। वह हाथ जिसने लावण्या राठौर की कलाई को पकड़ रखा था, उसने अवचेतन रूप से अपनी ताकत बढ़ा दी, लगभग उसकी कलाई को तोड़ने की हद तक। तुम्हें इस तरह का व्यवहार क्यों करना चाहिए? क्या तुम समझती नहीं हो? मेरी जन्मजात प्रतिभा के साथ 9वें चरण के क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात है। 5 वर्षों के भीतर मैं सोरिंग हेवन महाद्वीप में प्रथम श्रेणी का शीर्ष विशेषज्ञ बनने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं तुम्हें वह महिला बना दूंगा जिससे पूरे महाद्वीप में हर कोई ईर्ष्या करेगा। तुम्हें बस मुझे कुछ समय देने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। उसके शब्द इतने ईमानदार तरीके से कहे गए थे जिसने लावण्या राठौर के दिल को और भी अधिक दुखा दिया। लीमोइंग जैसे अभिमानी व्यक्ति को शायद किसी महिला का दिल जीतने के लिए शक्ति और स्थिति का उपयोग करना अपनी गरिमा के खिलाफ लगता होगा, और वह सबसे अधिक उन महिलाओं से घृणा करेगा जो भौतिकवादी थीं। लेकिन उसे खुश करने के लिए उसने किसी और चीज़ की परवाह नहीं की और अपने सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया, अपने सारे अभिमान को उसके सामने झुका दिया। दुर्भाग्य से उसके लिए उसे अनुकूल उत्तर देना असंभव था। लीमोइंग, क्या तुम समझते नहीं हो? मुझे जो चाहिए वह 5 साल बाद नहीं बल्कि अभी चाहिए। सोरिंग हेवन महाद्वीप में बहुत सी असाधारण प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो 9वें चरण के क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ बन पाते हैं वे 10 भी नहीं हैं। किसी के जीवन में कई दुर्घटनाएं होती हैं और कौन गारंटी दे सकता है कि वे सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंच पाएंगे? भले ही तुम कर सको, मैं 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, ये बहुत लंबा समय है। लावण्या राठौर ने अपने दिल के दर्द को सहा क्योंकि उसने खुद को ऐसे शब्द कहने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं, लीमोइंग के चेहरे के भाव देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिस महिला को वह पसंद करता था, उसके द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा जाना, चाहे वह उसे कितना भी पसंद क्यों न करता हो, निश्चित रूप से ऐसा झटका सहने का कोई तरीका नहीं था, है ना? लीमोइंग लावण्या राठौर के ऊपर मंडरा रहा था और इतनी नज़दीकी से लावण्या राठौर स्पष्ट रूप से लीमोइंग को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। वह बहुत गुस्से में होगा, है ना? शायद वह इतना क्रोधित था कि वह उसका गला घोंटकर उसे मार डालना चाहता था। यदि उसने सच में उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसे उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। लीमोइंग सच में किसी को मारना चाहता था। उसने वास्तव में कल्पना नहीं की थी कि जिस छोटी सी चीज़ को उसने अपने दिल में इतनी सावधानी से रखा था, वह वास्तव में उसे इस तरह से नीचा दिखाती है। वास्तव में उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लावण्या राठौर कितनी भौतिकवादी थी। एक ऐसा पति चाहना जिसके पास मजबूत क्षमता हो और यह चाहना कि हर किसी की ईर्ष्यालु नज़रें उस पर टिकी रहें, उसे लगा कि यह कुछ ऐसा था जिसकी वह हकदार थी। उसके जैसी बुद्धिमान और सुंदर महिला स्वाभाविक रूप से सोरिंग हेवन महाद्वीप में सबसे अच्छे आदमी की हकदार थी। लेकिन वह इतनी जल्दी में क्यों थी? वह उसे थोड़ा और समय क्यों नहीं दे सकती थी? वह उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसने उसे एक मौका देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी नज़रों पर भरोसा था। लावण्या राठौर इतनी बुद्धिमान थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इतना अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए था। इसलिए उसके लिए दूसरे आदमी को चुनने की केवल 2 ही संभावनाएं थीं। पहली ये थी कि यह आदमी वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली अस्तित्व कि भले ही उसे 5 या 10 साल लग जाएं, उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल था। दूसरी ये थी कि लावण्या राठौर वास्तव में इस आदमी को पसंद करती थी और उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए उसने ऐसे कठोर शब्द बोलने का फैसला किया। लीमोइंग ने अपने दिल में पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को छाना, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो पहली स्थिति के अनुकूल हो। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में 9वें ग्रेड और उससे ऊपर की थी और आम लोगों के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि नंबर 1 विशेषज्ञ मू चेंगयिंग, उसके पास भी ऐसी जन्मजात प्रतिभा नहीं होगी।
इसके अलावा मू चेंगेंग पहले से ही कई वर्षों से बंद दरवाजे के एकांतवास में जा चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका लावण्या राठौर के साथ कोई संपर्क होना संभव नहीं था। जहां तक बाकी अन्य लोगों की बात है, उसे 5 साल के भीतर उनसे आगे निकलने का पूरा भरोसा था। इस तरह केवल एक ही संभावना बची थी, वही जिसने उसका दिल भी चकनाचूर कर दिया था। ली एर उसे पसंद नहीं करती थी। वास्तव में ली मोइंग ने पहले भी दूसरों को ये कहते सुना था कि दिल के मामलों में ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। भाग्य स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था और कभी कभी भले ही कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने का कोई तरीका नहीं होता। ली मोइंग को शुरू में विश्वास नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा, लेकिन अब वह केवल यही स्वीकार कर सकता था कि साधना के मामले में वह किसी से नहीं हारेगा, लेकिन रिश्तों के मामले में वह सिर से पैर तक पूरी तरह से हारा हुआ था। वह चुपचाप लावण्या राठौर के ऊपर मंडराता रहा और अपना सिर झुका लिया, उसके नाजुक और उत्कृष्ट चेहरे को एक जटिल नज़र से देखते हुए। भले ही वह जानता था कि उसका दिल किसी और का है, लेकिन उसे देखने मात्र से ही उसका दिल झंझना उठा। इस तरह की भावना एक वृत्ति थी, मानो यह उसकी आत्मा की गहराई में उकेरी गई हो, जिसे दूर करना या भूलना असंभव था। ये वास्तव में उसके जीवन में उसकी अपरिहार्य नियति थी। ली मोइंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह और क्या कहे और क्या कर सकता है। वह उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसे किसी अन्य व्यक्ति की बाहों में जाते हुए भी नहीं देख सकता था। उसकी बाहें कसकर तन गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को ऊपर उठाया। अचानक दबाव कम हो गया और लावण्या राठौर ने जल्दबाजी में अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह केवल ली मोइंग की दूर जाती हुई आकृति को बड़े बड़े कदमों के साथ जाते हुए देख सकी। ऐसा दबंग और अभिमानी आदमी जब वह बाहर निकला तो उसके कदम थोड़े अस्थिर भी थे। लावण्या राठौर की उदासी की भावनाएं एक नए निचले स्तर पर गिर गईं। उसने अपने होंठों को काटा और खुद से बुदबुदाई, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मुझे उसे इस तरह का झटका नहीं देना चाहिए था? लेकिन ये सब उसकी अपनी भलाई के लिए है। मैं अपनी वजह से उसे अपने रास्ते के बीच में गिरने नहीं दे सकती। उसने जो शब्द कहे थे वे सभी कठोर थे और उसका एकमात्र उद्देश्य ली मोइंग को उससे पूरी तरह निराश करना था, ताकि वह उससे दूरी बनाए रखे। क्योंकि उससे अधिक स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था कि मू चेंगेंग का चरित्र ली मोइंग के बिल्कुल समान था, जिसमें वैसी ही दबंगता और अहंकार था। इसके अलावा चूंकि मू चेंगेंग की क्षमता ने पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप का नेतृत्व किया था, वह पहले से ही इतने लंबे समय तक शीर्ष स्थान पर था। ली मोइंग की तुलना में जो अभी भी बढ़ रहा था, वे बस अतुलनीय थे। मू चेंगेंग संभवतः ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि जिस महिला को वह पसंद करता था, वह किसी अन्य पुरुष के साथ उलझी हुई थी। किसी दिन लावण्या राठौर को मू चेंगेंग के पास लौटना ही होगा, और यदि ली मोइंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी और अभी भी उसके साथ रह रहा था, तो इसका परिणाम केवल यही होगा कि मू चेंगेंग उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा। इसके अलावा मू चेंगेंग अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वियों के प्रति हमेशा निर्दयी रहा था। जब तक उस वर्ष लावण्या राठौर के आसपास मंडराने वाले उन अनियंत्रित मधुमक्खियों और तितलियों आशिकों ने उसकी आंखों में खटक पैदा की थी, तब तक वे या तो मर चुके थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ली मोइंग अभी बहुत छोटा था और उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था। उसकी बेजोड़ प्रतिभा के साथ यदि वह बीच में ही गिर जाता तो लावण्या राठौर वास्तव में ऐसा होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भले ही वे प्रेमी नहीं हो सकते थे, फिर भी उन दोनों को दोस्त माना जाना चाहिए था और वह उसे इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अब जब चीजें गुजर चुकी थीं तो ये सबसे अच्छा अंत होना चाहिए। कम से कम उसे किसी कठिन स्थिति में नहीं डाला जाएगा और ली मोइंग पर उसकी वजह से बोझ नहीं पड़ेगा। लावण्या राठौर ने सोचा कि वह इस मामले के प्रति उदासीन रह सकती थी। वह वही थी जो बड़ी बड़ी आंधियों और ऊंची लहरों से गुजरी थी, और उसके पिछले जन्म में कितनी ही बार उसकी जान दांव पर लगी थी, और उनमें से किसी ने भी उसके दिल में कोई लहर पैदा नहीं की थी। इसके अलावा क्या ये सिर्फ उस आदमी को अस्वीकार करना नहीं था जो उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था? उसने पहले भी कई 100 बार ऐसा किया था। लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ गई। बिस्तर पर एक और व्यक्ति की कमी थी और तुरंत ऐसा लगा मानो वह ठंडा हो गया हो, क्योंकि कमरा असाधारण रूप से शांत था, इतना शांत कि यह किसी को भी बेचैन कर दे। वास्तव में जब ली मोइंग उसके बगल में उसी बिस्तर पर लेटा था तो वे दोनों शायद ही कभी बात करते थे, और ज्यादातर समय ली मोइंग नियमों का पालन करता था। वे दोनों अपनी अपनी तरफ लेटे रहते थे और आधी रात में केवल एक स्थिर और धीमी सांस लेने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। लेकिन चाहे ये हल्की सी आवाज़ कितनी भी धीमी क्यों न हो, लावण्या राठौर को अभी भी लग रहा था कि यह कुछ ज़्यादा ही शांत था। भोर होने तक उसे अंततः थोड़ी नींद महसूस हुई। आधी जागृत अवस्था में उसे लगा जैसे वह अपने पिछले जन्म में लौट आए हो। मू चेंगेंग का सुंदर और अलग थलग चेहरा उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसने गहरे सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका पूरी तरह से तराशा हुआ साइड व्यू बहुत ही आकर्षक था। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे क्योंकि उसकी नज़र कठोर और गहरी थी। भले ही उसने जानबूझकर अपनी ताकत को मुक्त नहीं किया था, लेकिन जब तक वह वहां खड़ा था
वह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से एक दबंग उपस्थिति से भर गया था। वह दृश्य कुछ ज्यादा ही परिचित और बहुत ही वास्तविक था, बिल्कुल अतीत की तरह। अतीत में मिथिकल फ्लेम पैलेस, जहां लावण्या राठौर थी, वहां के सबसे उत्तरी क्षेत्र में चेरी ब्लॉसम के पेड़ हर वसंत में खिलते थे और सुगंध से भर जाते थे, जिनकी सुंदरता शब्दों से परे थी। उसकी अनगिनत यादों में वू चेंगइंग ने उससे वहीं मिलने की व्यवस्था की थी। जब वह वहां पहुंचती तो उसे हमेशा मू चेंगइंग की अलग थलग और प्रतिष्ठित आकृति दिखती, जो धैर्यपूर्वक वहां उसका इंतजार कर रहा होता था। जब मू चेंगइंग ने उसके कदमों की आहट सुनी तो वह धीरे से मुड़ा और उसकी आकर्षक और मोहक चेरी ब्लॉसम जैसी आंखों की जोड़ी चमक उठी, क्योंकि उसकी नज़र उसी पर जम गई थी। लावण्या राठौर चकाचौंध महसूस कर रही थी। वह आंखों की जोड़ी अभी भी इतनी मनमोहक और जादुई थी, जिसने उसे किसी और की याद दिला दी। जब मू चेंगइंग ने उसे देखा तो उसकी नज़र तुरंत कोमल हो गई और उसकी आंखों के नीचे की कठोरता तुरंत गायब हो गई। ली ए उसके कान के पास एक परिचित आवाज़ गूंजी और लावण्या राठौर बस रोना चाहती थी। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंधा हुआ लग रहा था। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह एक भी आवाज़ नहीं निकाल पाए। मू चेंगइंग, तुम क्यों आए हो? उसने एक उदासीन स्वर में अपनी ही आवाज़ सुनी। मू चेंगइंग थोड़ा निराश लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा और आश्चर्यचकित रूप दिखा सकती हो? लावण्या राठौर काफ़ी अधीर लग रही थी, क्योंकि उसने आगे कहा, तुम कैसे चाहते हो कि मैं आश्चर्यचकित दिखूं? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे यहाँ होने का कारण स्काई फीनिक्स रिंग की बहाली है और मैं अस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए बंद दरवाजे के एकांतवास में हूँ? यह इसलिए है क्योंकि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर यह कोई और होता तो मैं अपने एकांतवास से बाहर आने की जहमत भी नहीं उठाती। जब मू चेंगइंग ने उसकी बात सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैंने गलत बातें कही हैं। ली एर का मुझसे मिलने के लिए तैयार होना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है। आओ, यहाँ बैठो। अस्त्र परिष्कृत करने के कारण तुम ठीक से आराम नहीं कर रही हो और खा पी नहीं रही हो, है ना? देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे दाग सकल आ गए हैं। तो क्या हुआ? अस्त्र परिष्कृत करना सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तुम्हें क्या काम है, जल्दी से बताओ। मेरे अस्त्र भट्टी की आग अभी तक बुझी नहीं है। हालांकि लावण्या राठौर अपनी बातों में अधीर लग रही थी, लेकिन जब मू चेंगइंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाइयों को पकड़ा तो न केवल उसने उसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने उसे अपने पास बिठाने की अनुमति भी दी। मू चेंगइंग ने कहा, ठीक है, आज्ञाकारी बनो, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या? लावण्या राठौर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मू चेंगइंग आगे बोलने से पहले अचानक रुक गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी साधना अब कई वर्षों से 9वें चरण के क्षेत्र के चरम पर अटकी हुई है, और हालांकि मेरी गहन ऊर्जा पिछले कुछ वर्षों से हमेशा बढ़ रही है, लेकिन मैं सफलता हासिल करने में असमर्थ हूँ। लावण्या राठौर ने कहा, एक किंवदंती है कि 9वें चरण के क्षेत्र के चरम के ऊपर 10वें चरण का ईश्वर क्षेत्र है, लेकिन 70,000 साल पहले हुए बदलाव के कारण ईश्वर क्षेत्र में चढ़ने का कोई तरीका नहीं है। तुम पिछले 70,000 वर्षों में पूरे सोरिंग हेवन महाद्वीप में उच्चतम जन्मजात प्रतिभा वाले एकमात्र शीर्ष अभ्यासकर्ता हो, इसलिए तुम्हारे लिए 10वें चरण के क्षेत्र का अभ्यासकर्ता बनने की संभावना सबसे अधिक है। मू चेंगइंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, वास्तव में हाल ही में मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी अपनी गहन ऊर्जा अंतिम बाधा को तोड़ती हुई प्रतीत हो रही है, और शायद मैं बहुत जल्द यह आखिरी कदम उठाने में सक्षम हो जाऊं। क्या? सच में? लावण्या राठौर के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव दिखाई दिया। ये बहुत बढ़िया है। यदि तुम वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हो तो इसका मतलब होगा कि 10वें चरण का क्षेत्र सिर्फ एक किंवदंती नहीं है और वहां तक पहुंचना संभव है। सच में तुम इस बात से बहुत खुश हो? मू चेंगइंग ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, हम सबसे लंबे समय से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। इस उन्नति के लिए तुम इतने सालों से अपनी साधना में गोता लगा रहे थे और तुम अंततः इस कदम पर पहुंच गए हो, तो मैं संभवतः तुम्हारे लिए खुश कैसे नहीं हो सकती? लावण्या राठौर ने सीधे तौर पर जवाब दिया। लावण्या राठौर के बेजोड़ सुंदर चेहरे और उसके चेहरे पर लटकी मीठी मुस्कान को देखकर मू चेंगइंग मंत्रमुग्ध होकर लगभग मदहोश हो गया था, लेकिन तुरंत अपने होश में वापस आते हुए उसके भाव जटिल हो गए। लेकिन क्या तुम जानती हो कि एक बार जब मैं 10वें चरण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता हूं तो इस बात की संभावना है कि... क्या संभावना है? लावण्या राठौर ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं। मू चेंगइंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। कई बार जब शब्द उसके होठों तक आए, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पाया। कुछ नहीं, खैर, मेरी इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हें यह बताना है कि मैं 3 दिन बाद बंद दरवाजे की साधना में जाने की योजना बना रहा हूं, और मुझे डर है कि तुम्हें फिर से देखने में बहुत लंबा समय लग सकता है। उसने विषय बदलना चुना। हाँ, सच में? लावण्या राठौर पल भर के लिए सुन्न हो गई, क्योंकि उसे अपने चेहरे पर स्पष्ट निराशा का एहसास नहीं हुआ।
उसके भावों से मू चेंगेंग अंदर ही अंदर चुपके से खुश महसूस कर रहा था और वह फिर से बोला, जब मैं आसपास न रहूं तो तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ अस्त्रों को परिष्कृत करने की खातिर खाना या सोना मत भूलना और गलती से भी किसी के साथ विवाद में मत पड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हें किसी अन्य पुरुष के करीब जाने की अनुमति नहीं है, क्या तुम समझी? जैसे ही लावण्या राठौर ने यह सुना, उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। हे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अपनी चिंता को कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ा रहे हो? तुम मेरे पिता भी नहीं हो और मेरे गुरु भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा आदमी हूँ। मू चेंगेंग उसके करीब आते हुए खिलखिलाकर हंसा। उसके हर एक कदम आगे बढ़ाने के साथ लावण्या राठौर ने एक कदम पीछे खींचा। अचानक लावण्या राठौर को लगा कि उसके पैर रुक गए हैं। पीछे हटने के लिए कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी पीठ चेरी ब्लॉसम के पेड़ से जा लगी थी। तुम क्या कर रहे हो? और कौन कौन मेरा आदमी है? अपने ही चेहरे पर सोना मरना बंद करो, ठीक है? मू चेंगेंग ने एक हल्की सी हंसी दी और अपना सिर झुकाकर उसकी ओर झुक गया। उस बर्फ जैसे ठंडे, अच्छे दिखने वाले चेहरे पर एक आकर्षक और जादुई मुस्कान दिखाई दी, जिसकी मारक क्षमता जबरदस्त थी। लावण्या राठौर का दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप इंतजार करने लगी। एक पल के लिए उसने सोचा कि मू चेंगेंग उसे चूम लेगा, पाठ में लिपि त्रुटि। हालांकि उसे अपने माथे पर एक झुनझुनी सनसनी महसूस हुई और उसके बाद वह आदमी पीछे हट गया। लावण्या राठौर ने शून्य भाव से अपनी आंखें खोली और मू चेंगेंग को अपनी उंगलियों में एक फूल की पंखुड़ी पकड़े हुए देखा। वह तुरंत अवाक रह गई। वह केवल उस पंखुड़ी को हटाने की कोशिश कर रहा था जो उसके माथे पर गिर गई थी और उसने सोचा था कि तस्क तस्क, छोटी लोमड़ी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें चूम लूं? पहले कहना चाहिए था, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कब से? तुमने गलत देखा, गलत देखा। तुम करीब क्यों आ रहे हो? दफा हो जाओ। लावण्या राठौर ने नखरे दिखाते हुए इनकार किया, लेकिन मू चेंगेंग ने दबंगता से उसके निचले जबड़े को पकड़ लिया और अपना सिर झुकाकर उसे चूम लिया। जब तक वे दोनों अलग हुए, लावण्या राठौर का चेहरा लाल हो चुका था और वह जोर जोर से हाँफ रही थी। मू चेंगेंग ने उसके भावों को देखा और लगभग खुद को रोक नहीं पाया। उनके माथे एक दूसरे को छू रहे थे और उसने धीमी आवाज में कहा, छोटी लोमड़ी, मेरे बंद दरवाजे के एकांतवास को पूरा करने के बाद चलो शादी कर लें। कौन तुमसे कौन शादी करना चाहता है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लावण्या राठौर ने लाल होते हुए चेहरे के साथ पलटवार करते हुए अपने होंठ काटे। इतने साल हो गए हैं, तुम्हें मेरे प्रति जवाबदेह होना चाहिए, है ना? किस बात की जवाबदेही? तुम एक आदमी हो, तो क्या हुआ अगर मैं एक आदमी हूं? क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरा फायदा उठा सकती हो और इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? लावण्या राठौर इतनी क्रोधित थी कि वह उसे काटना चाहती थी। उसका फायदा उठाने और उसका टोफू खाने का क्या मतलब था? आखिर कौन किसका फायदा उठा रहा था? उसने बस सफ़ेद को काला कर दिया था, बेशरम। मू चेंगेंग ने उसके धधकते चेहरे को चुटकी में काटा। ठीक है, इतने नखरे दिखाना बंद करो। कौन कौन नखरे दिखा रहा है? मैं सच में शादी नहीं करना चाहती, माफ। उसके होंठ एक बार फिर सील कर दिए गए थे। कुछ समय बाद मू चेंगेंग ने अंततः उसे जाने दिया और जब वह हवा के लिए हाँफ रही थी, उसने धीमी आवाज में घोषणा की, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें मुझे अस्वीकार करने का कोई मौका नहीं दूंगा। इसलिए बस चुपचाप इंतजार करो और मेरी दुल्हन बनो। मेरा इंतजार करना। हम उन आकर्षक और जादुई आड़ू के फूल जैसी आंखों की जोड़ी द्वारा गहरी एकाग्रता में घूरे जाने पर लावण्या राठौर को लगा कि उसका दिमाग गोंद में बदल गया है और उसने बेतुके ढंग से अपना सिर हिला दिया। मू चेंगेंग इतना उत्साहित हो गया कि उसने उसे गले लगा लिया और उसे उठाकर हवा में ऊंचा उछाल दिया। अरे बदमाश, मुझे नीचे उतारो। नहीं छोड़ूंगा। लावण्या राठौर अवाक थी। क्या उसे इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत थी? क्या वह कठोर और प्रतिष्ठित नंबर 1 शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था? वह इस हद तक इतना बचकाना क्यों हो गया था? उसे पछतावा होने लगा, उसे पहले सिर नहीं हिलाना चाहिए था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या मू चेंगेंग उसे पछताने का मौका देता? मू चेंगेंग के मिथिकल फ्लेम पैलेस से जाने से पहले वे दोनों कुछ देर और एक दूसरे से उलझे रहे। लावण्या राठौर का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था। उसने अपने होठों को छुआ जिन्हें उसने चूम चूम कर सूजा दिया था, क्योंकि वह अपने दिल की भावना को व्यक्त करने में सक्षम नहीं थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसने अपना जीवन साधना के मार्ग और अस्त्र परिष्कृत के शिखर को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था और वह कभी भी सांसारिक मामलों से नहीं बंधेगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से शादी जैसी बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई थी। लेकिन अब मू चेंगेंग के इतने उत्साहित व्यवहार को देखकर उसे भी लगा कि वह लालसा से भरी हुई थी। उसके साथ रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर होना चाहिए, है ना? लावण्या राठौर अचानक सदमे में अपने सपनों से जाग उठी और जब तक उसने आकाश का रंग नहीं देखा तब तक उसे पता नहीं चला कि बाहर पहले से ही उजला और धूप थी।
उसके बगल की जगह अभी भी खाली थी। लावण्या राठौर उठ बैठी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अपने चेहरे को छूने पर उसे कुछ गीले धब्बे महसूस हुए और उसे एहसास हुआ कि वह अपने सपने में रो रही थी। वह कुछ ऐसा था जो बहुत पहले हुआ था, लेकिन सपने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कल ही हुआ हो। अनगिनत बार मू चेंगइंग के उसे अतीत में प्रस्ताव देने के बारे में सोचते हुए, लेकिन हर बार उसके द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था। यह आखिरी बार था जब वह अपने दिल में थोड़ी अनिच्छा के साथ अनिच्छा से सहमत हुई थी। अंत में उस आखिरी मुलाकात के बाद वे दोनों हमेशा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा अलग हो गए थे। फिर मू चेंगइंग के जाने तक उसे अचानक याद नहीं आया कि वह उसे बताना भूल गई थी कि वह स्काई फीनिक्स रिंग को बहाल करने के लिए सामग्री की खोज करने के लिए उत्तरी मैदान जाने की योजना बना रही थी। लेकिन लावण्या राठौर ने वास्तव में इस पर ज्यादा विचार नहीं किया था, क्योंकि वह वहां परेशानी पैदा करने के लिए नहीं थी और उसका ठिकाना अच्छी तरह से छिपा हुआ था, इसलिए उसे बहुत चिंता नहीं थी कि उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके जैसी उच्च स्तरीय अस्त्र मास्टर अगर वह परेशानी की तलाश में नहीं जाती तो ज्यादातर लोग जाकर उसे उकसाते नहीं। इसके अलावा उसके पीछे मू चेंगइंग, जो परम दानव राजा था, उसका समर्थन था। कौन जानता था कि उसने अभी भी मानव चरित्र को ज्यादा आंका था। उसके ठिकाने को लिंकिंग यू ने बेच दिया था और सोरिंग हेवन महाद्वीप के कई हिडन सेक्रेट ग्राउंड्स, गुप्त पवित्र भूमि ने वास्तव में सिर्फ एक गॉड रेलिक ईश्वरीय अवशेष के लिए उसके लिए संयुक्त रूप से एक जाल बिछाया था, जिसने उत्तरी बर्फ के मैदानों में उसके जीवन का अंत कर दिया। इसने उसकी और मू चेंगइंग की शादी की व्यवस्था के भ्रामक बुलबुले को भी फोड़ दिया। बाम 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 बाम। जबकि लावण्या राठौर अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी, उसे अचानक अपने दरवाजे से जोर से पीटने की आवाज़ सुनाई दी। इसके अलावा खटखटाने वाला व्यक्ति बेहद जल्दबाजी में लग रहा था। वह बड़ी ताकत से खटखटा रहा था, पूरी तरह से शिष्टाचार की भावना के बिना, जैसा कि एक अतिथि से उम्मीद की जाती है। लावण्या राठौर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तेजी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी ओर चली। उसने सोचा कि वह व्यक्ति सू किंग्यू होगी या शायद ली मोइंग के आसपास के लोग होंगे, लेकिन अंत में दरवाजे पर खड़ी वह एक युवती थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह व्यक्ति 18 से 19 साल की लग रही थी। उसकी सुंदरता असाधारण थी और उसका कद लंबा था। पहली नज़र में वह एक ऐसी सुंदरी थी जिसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इसके अलावा उसने सोने की रूपरेखा वाली एक कढ़ाईदार सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो स्पिरिचुअल स्नो सिल्क से बुनी गई थी और इसका सिर्फ एक टुकड़ा ही अमूल्य था। लेकिन ये देखकर कि उसकी स्थिति असाधारण थी, यहाँ तक कि स्काई क्लाउड के उन बड़े परिवारों की उन अमीर युवतियों के पास भी ऐसी विलासिता नहीं थी। उस सुंदरी के चेहरे पर अहंकार झलक रहा था क्योंकि उसने अपनी ठुड्डी उठाई और असभ्य तरीके से लावण्या राठौर को सिर से पैर तक आंका। उसके होठों के कोनों पर एक स्पष्ट उपहास था। लावण्या राठौर तुरंत बता सकती थी कि यह व्यक्ति बुरे इरादों के साथ आई थी और वह अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानती कि यह जगह कोर छात्रों का निजी आवास है और कोई भी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता? सुंदरी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास करते हुए कहा, तुम काव्या राठौर हो? लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, ये सही है। और तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सलाह है? यदि कोई नहीं है तो कृपया चली जाओ। सुंदरी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, ये तो बहुत दुर्लभ है। एक देहाती लड़की का ऐसा अमित लहजा। क्या तुमने सोचा था कि सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर का पैर पकड़ने के बाद तुम एक फीनिक्स में बदल जाओगी? क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखकर परखा है कि तुम्हारी गुणवत्ता औकात क्या है? लावण्या राठौर के भाव डूब गए। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत नहीं सोचा था। उसके सामने खड़ी यह सुंदरी यहाँ परेशानी पैदा करने आई थी। केवल वह सेलेस्टियल लाइट अकादमी में एक प्रसिद्ध हस्ती थी और दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत की थी। ये काफ़ी दुर्लभ था। इसके अलावा दूसरा पक्ष जानता था कि ली मोइंग सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय का युवा संप्रदाय मास्टर था और फिर भी उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत की। मोहतरमा, कृपया सम्मानजनक बनो। मेरी औकात क्या है यह मैं स्वाभाविक रूप से स्पष्ट जानती हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, दूसरे लोगों के आवास पर भागकर आना और गालियाँ बकना, इस तरह का व्यवहार, मुझे तो लगेगा कि तुम बाजार की कोई चाची हो जो कीमतों को लेकर मोलभाव कर रही हो। तुम्हारी शक्ल इतनी भयावह लगती है, तुम में दूसरों के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? लावण्या राठौर कभी हारने वाले पक्ष में नहीं होती थी, इसलिए उसने जो शब्द कहे वे और भी अधिक असभ्य थे। इससे दूसरा पक्ष पूरी तरह से क्रोधित हो गया क्योंकि सुंदरी के उत्कृष्ट चेहरे के भाव विकृत हो गए। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मुझे बाजार की चाची कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? बेशक मैं जानती हूँ। सुंदरी के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान की एक लकीर दिखाई दी जब उसने लावण्या राठौर को आगे बोलते हुए सुना, क्या तुम कोई धूर्त महिला नहीं हो जो अनुचित तमाशा कर रही है? कोई भी यह जानता है तो क्या इसे विशेष रूप से उजागर करने की कोई आवश्यकता है?
तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? सुंदरी के माथे पर हरी नसें उभर रही थीं क्योंकि उसने लावण्या राठौर की ओर इशारा करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं मुरोंगफी हूँ और मैं ली मोइंग की आधिकारिक मंगेतर हूँ। तुम छोटी चुड़ैल, दूसरों के मंगेतर को लुभाने वाली चुड़ैल, और फिर भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? तुम तो बस हद दर्जे की बेशर्म हो। ये सुनकर लावण्या राठौर सच में स्तब्ध रह गई। तुमने क्या कहा? तुम कौन हो? मुरोंगफी ने उसका आश्चर्यचकित रूप देखा और सोचा कि उसे गहरा सदमा लगा है, जिससे वह अपने दिल में थोड़ा आरामदायक महसूस करने लगी, और उसने श्रेष्ठता के कुछ निशान वापस पा लिए। इस छोटी चुड़ैल की जुबान चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, और चाहे उसने कितना भी कड़ा प्रदर्शन क्यों न किया हो, वह केवल एक देहाती लड़की थी और उसने कभी असली दुनिया नहीं देखी थी। वह निश्चित रूप से कुछ ही शब्दों से बुरी तरह डर गई थी। ये सोचकर मुरोंगफी ने फिर से बोलना जारी रखा, क्या मुझे ठीक से नहीं सुना? मैं सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की सबसे बड़ी मिस मुरोंगफी हूँ। ली मोइंग और मेरी बचपन से ही सगाई हो चुकी है। लावण्या राठौर को अंततः होश आया क्योंकि उसे अनियंत्रित रूप से यह बहुत मज़ेदार लगा। तो तुम सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की बेटी हो। तुम्हारी स्थिति वास्तव में एक लाडली यंग मिस की है। तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारा शुभ नाम सुना है? तुम कहती हो कि तुम ली मोइंग की मंगेतर हो। तो फिर मैं कौन हूँ? मुरोंगफी ने सोचा कि वह डर गई है, इसलिए वह और अधिक आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराए। तुम वास्तव में हम सभी समझते हैं, है ना? पुरुष कभी कभी कुछ रोमांच पाने के लिए उनका मन कहीं भटक ही जाता है। इसके अलावा मेरे मोइंग एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिनके पास क्षमता, स्थिति और रूप है, इसलिए भले ही उनका भटकने का कोई इरादा न हो, फिर भी निश्चित रूप से कुछ बेशर्म चुड़ैलें होंगी जो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ब खुद उन पर चिपक जाएंगी। लेकिन कुछ लोग अपनी हैसियत नहीं देखते हैं। उन्हें सच में लगता है कि मोइंग जैसा आदमी वास्तव में उनसे अपनी पत्नी के रूप में शादी करेगा। हे, ये तो सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा है। वह केवल समय बिता रहा है और स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि उसके दिल में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब वह इससे थक जाएगा तो वह उन जंगली फूलों को एक तरफ फेंक देगा। लावण्या राठौर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह उचित लगता है मिस मुरोंग, ऐसा लगता है कि आप पुरुषों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मुरोंगफी ने असहमति जताते हुए कहा, यह तो स्वाभाविक है। सच कहूं तो तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। उन महिलाओं की संख्या अनगिनत है जो मोइंग के करीब जाने की कोशिश करती हैं। उनमें से कई बड़े संप्रदायों की मिस हैं या असाधारण जन्मजात प्रतिभा वाली प्रतिभाशाली युवतियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे लुभा नहीं सकी। तुम्हारे पास जरूर कुछ चालें होंगी, क्योंकि तुम बेशर्मी से उससे चिपक सकती हो। भगवान जाने तुमने किस तरह की बेशर्म लोमड़ी जैसी चालों का सहारा लिया है। उसकी बातों को और अधिक भद्दा होते सुनकर लावण्या राठौर ने अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया। उसने मुरोंगफी पर एक नज़र डाली और ठंडेपन से कहा, मिस मुरोंग, मुझे लगता है कि बेशर्म तो आप हैं। ली मोइंग ने कब स्वीकार किया है कि आप उसकी मंगेतर हैं? मैंने मोजी और बाकी लोगों को इस बारे में बात करते सुना है कि एक संप्रदाय मास्टर की बेटी है जिसकी चमड़ी शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटी है, जो उनके मास्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मुझे मत बताना कि वह व्यक्ति आप ही हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि जब आप अपना झूठ गढ़ना शुरू करें तो कृपया थोड़ा बेहतर गढ़ें। और एक बात और, पुरुषों से चिपके रहने का आपका रूप बहुत ही भद्दा है। कुछ भी हो, आप अभी भी एक संप्रदाय मास्टर की बेटी हैं, इसलिए कृपया सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय को शर्मिंदा न करें। तुमने मेरे बारे में क्या कहा? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मुरोंगफी की उसके द्वारा इतनी असभ्य आलोचना की गई थी कि वह इतनी क्रोधित हो गई कि लगभग गुस्से के बोझ तले दब गई। मुरोंग संप्रदाय मास्टर की बेटी के रूप में उसे हमेशा लाड़ प्यार मिला था, और इसके साथ ही उसकी चौंकाने वाली 8वें ग्रेड की जन्मजात प्रतिभा और असाधारण रूप था। हर कोई हमेशा उसकी अच्छी किताबों नज़रों में आने के लिए लड़ता रहता था। केवल ली मोइंग ने उसके साथ हवा जैसा नज़रअंदाज व्यवहार किया था, लेकिन आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पसंद करती थी, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन ये काव्या राठौर किस तरह की चीज़ थी? देहात की एक गंवार, एक बेशर्म छोटी चुड़ैल जो पुरुषों को लुभाती है, उसके खिलाफ जाने और उसे इतने सीधे तौर पर डांटने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लावण्या राठौर ने उदासीनता से उत्तर दिया, मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुमने ऐसा काम करने की हिम्मत की है तो क्या तुम दूसरों के इस बारे में बात करने से डरोगी? मुरोंगफी ने कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हारी इतनी अपमानजनक होने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई मेरे हैं। अभी सेलेस्टियल लाइट अकादमी से दफा हो जाओ और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से दूर रहो। यदि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन्स दे सकती हूँ और तुम्हें कुछ अन्य अकादमियों में अपनी साधना जारी रखने दे सकती हूँ।
लेकिन अगर तुम गलत तरीके से चीज़ों को करने पर अड़ी रहती हो और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई से चिपके रहने और उन्हें न छोड़ने की जिद करती हो तो मुझे शिष्टाचार न दिखाने के लिए दोष मत देना। मुरोंगफी की आवाज़ कठोर थी और उसने अपने छठे चरण के क्षेत्र का दबाव भी मुक्त कर दिया। उसने जो देखा उसके अनुसार लावण्या राठौर केवल एक युवा लड़की थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी और उसके जैसी हैसियत और क्षमता वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से मजबूर किए जाने पर वह शायद तुरंत डर जाएगी और दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएगी। हालांकि लावण्या राठौर उसके दबाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और उसने उदासीन भाव दिखाना जारी रखा। मुझे क्षमा करें मिस मोरोंग, मैं भी ली मोइंग से दूरी बनाए रखना चाहती हूँ लेकिन दुर्भाग्य से वही है जो मुझसे चिपक रहा है। मैं उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया। इसके अलावा उसे हर जगह जाकर यह कहना पड़ा कि वह मेरा मंगेतर है और अब तक पूरी अकादमी के छात्र ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए मैंने कितना भी समझाया हो मैं इसे स्पष्ट करने में असमर्थ हूँ। असंभव, तुम झूठ बोल रही हो। मुरोंगफी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है, आंख बंद करके बोलना बंद करो। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने हमेशा महिलाओं के साथ उदासीनता से व्यवहार किया है तो वह संभवतः तुम्हारे आसपास कैसे रह सकते हैं? तुम खुद को समझती क्या हो? यहाँ इतनी सारी यंग मिस और बेजोड़ प्रतिभाएं हैं और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने उन्हें देखा तक नहीं। अगर ऐसा नहीं होता कि तुम इतनी बेशर्म हो और उन नीच लुभावने तरीकों का इस्तेमाल कर रही हो तो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई संभवतः तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? दुर्भाग्य से सच्चाई वास्तव में ऐसी ही है। वास्तव में मैं ली मोइन के साथ नहीं रहना चाहती थी लेकिन उसने मेरे पास आने की जिद की। मैं क्या कर सकती हूँ? चूंकि तुम उसे पसंद करती हो तो जाओ उसे ढूंढो और उसे मेरे पास चिपकने मत दो। अगर वह वास्तव में तुम्हें पसंद करने लगता है और तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। हालांकि उसके शब्द इस तरह से कहे गए थे लेकिन जब लावण्या राठौर ने उस दृश्य की कल्पना की जहां ली मोइंग और मुरोंगफी एक साथ हों तो उसे अचानक थोड़ी घुटन महसूस हुई। लेकिन उसे नहीं लगा कि यह ईर्ष्या के कारण था बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ भी हो ली मोइंग अभी भी उसका दोस्त था, है ना? यदि उसे ऐसे घृणित चरित्र वाली पत्नी मिल जाए तो यह उसके पिछले 8 जन्मों का सबसे बुरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए वह ऐसा होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बकवास करना बंद करो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का चरित्र ठंडा और अलग थलग है और वह अपना समय साधना में बिताते हैं, प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कभी किसी को पसंद नहीं किया और यह असंभव है कि वह तुम्हें पसंद करेंगे। मुरोंगफी ने अपना सिर हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वास्तव में लावण्या राठौर की तलाश में आने से पहले वह पहले ही कई अन्य लोगों से सुन चुकी थी और जानती थी कि लावण्या राठौर ने जो कहा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। सभी छात्रों ने कहा था कि ली मोइंग और लावण्या राठौर बहुत प्यार करते थे और ली मोइंग लावण्या राठौर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए यह बात सच थी। लेकिन वह ये स्वीकार करने में असमर्थ थी कि ली मोइंग लावण्या राठौर के साथ अलग व्यवहार करता था। मूल रूप से ली मोइंग किसी भी महिला के साथ खुद को परेशान नहीं करता था, इसलिए उसका दिल खुद को संतुलित कर पाता था। कम से कम हर कोई एक ही स्थिति में था और उनका बचपन का प्यार होना उसके लिए सबसे बड़ा मौका था। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आने से जिसे ली मोइंग सच में पसंद करता था उसकी कोई औकात नहीं रह गई थी। मुरोंगफी ने अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम लोमड़ी जैसी चुड़ैल, तुमने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को लुभाने के लिए किन बेशर्म चालों का इस्तेमाल किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे वे कौशल असाधारण रूप से अच्छे हैं और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को कोई पूर्व अनुभव नहीं था, इसलिए वह तुम्हारे जादू में आ गए? बस करो। लावण्या राठौर खुद को और सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। एक संप्रदाय मास्टर की यंग मिस के रूप में तुम्हारे शब्द बस भयावह हैं। अगर तुम में क्षमता है तो जाकर खुद ली मोइंग को ढूंढो और देखो कि क्या तुम उसके सामने ऐसे शब्द कह सकती हो। मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास तुम्हारे साथ इसे जारी रखने का समय नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करती, इसलिए कृपया मेरी जगह से दफा हो जाओ। तुम्हारी मुझे दफा होने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सेलेस्टियल लाइट अकादमी छोड़ने वाली हो या नहीं? लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, असंभव। मैं ली मोइंग के लिए सेलेस्टियल लाइट अकादमी में हूँ या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसने बाय लियू फैन के मामले की ठीक से जांच नहीं की थी तो वह संभवतः इतनी आसानी से कैसे जा सकती थी? तुम्हारी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने सोचा था कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई हमेशा तुम्हारा अनुसरण करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे? बस मौत को बुलावा दे रही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे लिए तुम्हें कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना ही आसान है। मुरोंगफी के दिल में गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि उसने एक प्रहार किया और लावण्या राठौर की छाती की ओर वार किया। लावण्या राठौर ने बहुत पहले ही उससे बचाव की मुद्रा अपना ली थी और जब उसने उसे कोई चाल चलते देखा तो वह पलक झपकते ही पीछे हट गई।
उसी समय चमकीली आग की किरण ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया और पृथ्वी को हिला देने वाली गति के साथ मुरोंगफी की दिशा में आगे बढ़ी। 2 गहन ऊर्जाएं हवा में एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराईं। दोनों विरोधियों ने आश्चर्यचकित भाव दिया। लावण्या राठौर जानती थी कि इस सबसे बड़ी यंग मिस मुरोंग में एक उच्च जन्मजात प्रतिभा थी और उसे उम्मीद थी कि उसकी क्षमता साधारण नहीं होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मुरोंगफी छठे चरण के क्षेत्र की अभ्यासकर्ता होगी। इसके अलावा उसकी गहन ऊर्जा शुद्ध थी। सामान्य छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ताओं की तुलना में उसकी क्षमता बहुत अधिक थी। ये सोचकर कि लुओ जियुन भी सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय का शिष्य था और वह भी 8वें ग्रेड की प्रतिभा था, लेकिन उसकी साधना बनाम मुरोंगफी की साधना में एक पूरे बड़े क्षेत्र का अंतर था। इससे कोई भी बता सकता था कि मुरोंगफी इतनी अभिमानी और गौरवान्वित क्यों हो सकती थी, क्योंकि वह उसकी पूंजी औकात थी। लावण्या राठौर की तुलना में मुरोंगफी और भी अधिक स्तब्ध और आश्चर्यचकित थी। उसकी जांच के अनुसार लावण्या राठौर केवल तीसरे चरण के क्षेत्र के चरम की अभ्यासकर्ता थी। चाहे उसके पास कितनी भी जन्मजात प्रतिभा क्यों न हो, निश्चित रूप से छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता के सामने वह एक चींटी की तरह कमजोर थी और उसे इसके पूरे प्रहार को बिल्कुल भी सहने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई उसकी कल्पना से परे थी। जिस क्षण लावण्या राठौर ने प्रहार किया, मुरोंगफी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके बाद अग्निगुण वाली गहन ऊर्जा का एक तेज उछाल उसकी ओर आया, जिससे उसे एक तीव्र दबाव भी महसूस हुआ। 2 गहन ऊर्जाओं के टकराने के बाद एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया और अंधी कर देने वाली किरण बाहर की ओर निकली। मुरोंगफी को अपनी छाती पर उथल-पुथल महसूस हुई और उस घृणित भावना को दबाने में उसे कुछ समय लगा। उसने अपना सिर उठाया और लावण्या राठौर पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह अभी भी वहां ठीक से खड़ी थी। ये पूरी तरह से मुरोंगफी की कल्पना से बाहर था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह खून की उल्टी करेगी और गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। तुम ये कैसे संभव हो सकता है? तुम किस चरण की साधना में हो? मुरोंगफी ने अचानक कहा। लावण्या राठौर के होंठ एक हल्की मुस्कान में घुमावदार हो गए। मैं किस चरण की साधना में हूँ, इसके बारे में पूरी सेलेस्टियल लाइट अकादमी में हर कोई जानता है। क्या मिस मुरोंग ने यहाँ आने से पहले इस बारे में पता नहीं लगाया था? ये तो मिस मुरोंग आप हैं। क्या आप 8वें ग्रेड की प्रतिभा और बेजोड़ जीनियस होने की अफवाह नहीं है? ये क्षमता वास्तव में मेरी उम्मीदों से बाहर है। वास्तव में वह अभी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मिस मुरोंग की तरह एक उत्कृष्ट छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता का हमला बस कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अब आसानी से सह सकती थी। ये सब 5वें टियर के रक्षात्मक गहन कवच के पूरे सेट के कारण था, जिसने उसके विशेष गहन कौशल में इजाफा किया कि वह बमुश्किल इसे सह सकी। लेकिन वास्तव में उससे पहले ही एक गंभीर आंतरिक चोट लग चुकी थी, लेकिन चूंकि उसकी सहनशीलता थोड़ी बेहतर थी, इसलिए कोई भी बाहर से उसकी समस्याओं को बता नहीं सकता था। लेकिन मुरोंगफी सच्चाई नहीं जानती थी और जब उसने ये देखा तो वह भयभीत हो गई। संभव नहीं है। सेलेस्टियल लाइट अकादमी के सभी छात्रों ने कहा कि तुम तीसरे चरण के क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी जन्मजात प्रतिभा हो या तुम्हारी युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तीसरा चरण क्षेत्र अभी भी तीसरा चरण क्षेत्र ही है। तुम संभवतः मेरे प्रहार को इस तरह कैसे सह सकती हो? लावण्या राठौर ने आलस्य से उत्तर दिया। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि मिस मुरोंग आपके कौशल पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं है। किसी आदमी के पीछे घूमने और चक्कर लगाने के बारे में सोचना बंद करें और बेहतर होगा कि अपना समय साधना पर बिताएं। अलविदा। मुरोंगफी का चेहरा हरे से बैंगनी हो गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके भाव कितने भद्दे हो गए थे। वह हमेशा एक बेजोड़ जीनियस के नाम पर राज करती रही थी और उसे लगता था कि पूरे साउथ स्काई रीजन में ली मोइंग को छोड़कर आसपास कोई अन्य स्वर्ग को धता बताने वाला अस्तित्व नहीं था, इसलिए कोई और उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कौन जानता था कि आज उसका प्रहार एक 14 साल की लड़की द्वारा रोक दिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मनहूस चुड़ैल की जन्मजात प्रतिभा उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट थी? कुछ तो गड़बड़ थी। ये संभव नहीं था। मुरोंगफी को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। सही बात है, जब उसने इस मनहूस लड़की के बारे में पूछताछ की थी तो उसने दूसरों को ये कहते हुए सुना था कि उसने हाल ही में अस्त्र मास्टर का प्रमाणन पास किया था और वह एक प्रतिभाशाली अस्त्र मास्टर थी। अस्त्र मास्टर्स की आस्तीन में शायद कोई हुक्म का इक्का हो सकता है, इसलिए संभवतः यह उसकी वास्तविक क्षमता नहीं थी। मुरोंगफी ने उपहास करते हुए कहा, मेरे केवल एक प्रहार को सह लेने से क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत महान हो? यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा मास्टर सोरिंग हेवन महाद्वीप में एक महान अस्त्र मास्टर है। क्या उसने तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई हुक्म का इक्का दिया है ताकि तुम एक छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता के प्रहार को रोक सको? लेकिन इस तरह की चीज का केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी अपनी क्षमता छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता के खिलाफ जा सकती है?
लावण्या राठौर ने एक उदासीन मुस्कान दी। तुम ये भी जानती हो कि मैं एक अस्त्र मास्टर हूँ। तो क्या तुमने ये कहावत सुनी है, कभी भी किसी अस्त्र मास्टर के साथ उनके ही इलाके में हाथ मत मिलाओ, पंगा मत लो, अन्यथा तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हा हा हा। मुरोंगफी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाकर हंसने लगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक पहले टियर की अस्त्र मास्टर हो और भले ही हम तुम्हारे इलाके में हो, तुम संभवतः कौन सी चालें चल सकती हो? उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और लावण्या राठौर को ठंडी निगाहों से देखा। पहले मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी आस्तीन में कोई हुक्म का इक्का होगा और मैंने तुम्हें थोड़ी छूट दे दी थी। अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें एक छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता की असली क्षमता दिखाऊंगी। जिस आदमी को मैंने पसंद किया है वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुम उम्मीद कर सको। ये कहते हुए मुरोंगफी की पूरी गहन ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया और सारी गहन क्यूई उसके शरीर पर एकत्र हो गई, जिससे उसके शरीर के चारों ओर हल्की चमक की एक परत निकल रही थी। हवा में दबाव मजबूत और अधिक मजबूत होता गया। मुरोंगफी की भव्यता तब तक बढ़ती रही जब तक कि उसने अपनी 100% गहन ऊर्जा एकत्र नहीं कर ली और उसने अचानक प्रहार कर दिया। भाड़ में जाओ काव्या राठौर। मेरी पूरी ताकत के नीचे मरने में सक्षम होना, ये भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। गहन ऊर्जा की एक मजबूत लहर लहरों के रूप में लावण्या राठौर की दिशा में टकराए। मुरोंगफी के भाव खुशी से भरे हुए थे। मनहूस लड़की, मैं आज तुम्हें एक शत विक्षत लाश के रूप में मरने दूंगी। लेकिन जब उसकी नज़र लावण्या राठौर पर पड़ी तो उसने पाया कि लावण्या राठौर के चेहरे पर एक हल्की और शांत मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें उपहास का भी कुछ भाव था। ये कैसी स्थिति थी? क्या उसने गलत देखा था? ये किसी प्रकार का भ्रम होना चाहिए। यह मनहूस लड़की अपनी मौत से मिलने वाली थी तो वह संभवतः अभी भी कैसे मुस्कुरा सकती थी? हालांकि अगले ही पल मुरोंगफी के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसे लगा जैसे उसकी खुद की गहन ऊर्जा किसी चीज द्वारा रोक दी गई थी और वह लावण्या राठौर के करीब नहीं पहुंच पा रही थी। इसके तुरंत बाद गहन ऊर्जा की एक लहर जो उसकी ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, वापस पलट कर आई और वह सीधे उससे टकराए। मुरोंगफी सदमे से अभिभूत थी क्योंकि उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी गहन ऊर्जा वास्तव में उस पर दोगुने होकर वापस लौट आई थी। ये कैसे संभव हो सकता है? हालांकि यह विचार उसके दिमाग में अभी कौंधा ही था और उस पर पहले ही प्रहार हो चुका था। मुरोंगफी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी और वह हवा के बीच में ही खून की उल्टियां करती रही। बाद में उसका सिर प्रांगण के बाहर टेढ़ी शाखाओं वाले एक पेड़ से जा टकराया। तुम मुरोंगफी अभी बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से स्थिर थी और केवल अपनी छाती को कसकर पकड़ सकती थी क्योंकि वह लगातार खून खांस रही थी। उसकी 100% गहन ऊर्जा दोगुनी होकर लौटी थी। इस तरह की तीव्रता के साथ वह खुद भी इसे सहने में सक्षम नहीं थी। उसके आंतरिक अंग हिल गए प्रतीत हो रहे थे और उसे जो दर्द हो रहा था वह उसके शरीर के भीतर जलती हुई आग के समान था। जाहिरा तौर पर उसे गंभीर आंतरिक चोट लगी थी। लावण्या राठौर धीरे धीरे चलकर अपने दरवाजे के पास आए, लेकिन उसने एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। वह केवल उसे दूर से देख रही थी। तुम खांसते हुए तुमने आखिर क्या किया? मुरोंगफी ने कदमों की आहट सुनी और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। सपने में भी उसने ये कल्पना नहीं की थी कि उसकी पूरी ताकत ने न केवल तीसरे चरण के क्षेत्र की इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि इसके बजाय खुद को ही भस्म कर लिया, जिससे वह वर्तमान में अधमरी अवस्था में पहुंच गई थी। लावण्या राठौर ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मिस मुरोंग की याददाश्त निश्चित रूप से खराब है। पहले ही मैंने आपको याद दिलाया था कि कभी भी किसी अस्त्र मास्टर के खिलाफ उनके ही इलाके में कोई कदम न उठाएं। क्या आप इसे पहले ही भूल गई हैं? मुरोंगफी को अचानक याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे का आश्चर्य कम नहीं हुआ, ये बढ़ गया, जिससे एक ऐसा भाव प्रकट हुआ जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। किसी तंत्र के लिए एक छठे चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता के हमले को मोड़ने में सक्षम होने के लिए ऐसा करने से पहले आपको कम से कम एक छठे टियर का अस्त्र मास्टर होना चाहिए। लेकिन तुम तो महज एक नवागंतुक हो जिसने पहले टियर के अस्त्र मास्टर का प्रमाणन प्राप्त किया है। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। मुरोंगफी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह खुद से बुदबुदाए। लावण्या राठौर ने कंधे उचकाए, ये तुम्हारी अपनी कल्पना पर निर्भर है। वैसे भी सच्चाई तुम्हारे ठीक सामने है और अगर तुम विश्वास न करने की जिद करती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुरोंगफी ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो क्योंकि उसने अपनी पागलों वाली बातें जारी रखीं। नहीं, असंभव असंभव खांसते हुए, अगर तुम वास्तव में मेरे हमले को मोड़ने में सक्षम हो तो तुमने इसे शुरू से ही क्यों नहीं किया? तुमने तंत्र को सक्रिय नहीं किया बल्कि मेरे द्वारा घायल होने का जोखिम उठाया, मेरा प्रहार सहा। जमीन पर गिरी पीले चेहरे वाली मुरोंगफी को नीचे देखते हुए लावण्या राठौर की भौहें तन गईं। कारण बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हारे पहले प्रहार की गहन ऊर्जा बहुत कम थी, शायद तुम्हारी वास्तविक क्षमता का 30% भी नहीं।
भले ही मैं तुम्हारे हमले को मोड़ देती तो भी यह शायद तुम्हें घायल नहीं कर पाता। मैंने जो तंत्र सक्रिय किया है वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी ये तुम्हें सचेत कर देता। तो क्यों न मैं तुम्हारे और अधिक क्रोधित होने और अपने प्रहारों में और अधिक शातिर होने का इंतजार करूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत का झटका दूं। कैसा रहेगा? अपनी ही गहन ऊर्जा से घायल होने का एहसास, क्या वह बहुत खास नहीं है? लावण्या राठौर की बात सुनने के बाद मुरोंगफी द्वारा बमुश्किल दबाया गया उबलता हुआ खून तुरंत व्यर्थ हो गया और उसने तुरंत मुंह भरकर खून थूक दिया। तुम खांसते हुए। वह लगातार खांसती रही और उसे लगा कि उसकी छाती का दर्द जैसे फट रहा हो, क्योंकि उसका दिमाग भिनभिना रहा था। वह स्पष्ट रूप से लावण्या राठौर के जाल में फंस गई थी और उसने उसे धोखा दिया था। इसलिए जब वह खुद से बेहद खुश थी तो प्रतिद्वंद्वी ने उसे जानबूझकर क्रोधित किया था, ताकि वह अपनी पूरी शक्ति को मुक्त करने के लिए उसे लालच दे सके। उसने सोचा था कि लावण्या राठौर उसकी पूरी शक्ति से डर जाएगी, लेकिन अंत में उसे इस बात से तिरस्कृत किया गया कि उसकी पिछली चाल बहुत कोमल थी और उसने प्रहार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। और जैसे ही उसने सोचा कि वह अपनी जानलेवा चाल से अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को हटाने में सक्षम थी, उसने वास्तव में खुद को ही इतनी भारी चोट पहुंचा ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को इससे अधिक दुखी कर सके। मुरोंगफी संप्रदाय में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित थी और उसके खिलाफ पहले कभी इस तरह की साजिश नहीं रची गई थी, इसलिए वह इसे अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाए और उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं और वह बेहोश हो गई। लावण्या राठौर ने ठंडी आह भरी और उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में लौट आई। जिस क्षण वह अपने बिस्तर पर बैठी और उसने साधना की मुद्रा बनाई और अपनी गहन ऊर्जा की गति के बीच उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। वास्तव में जब वह पहले मुरोंगफी के खिलाफ गई थी तो उसे एक चोट लगी थी जो हल्की नहीं थी, लेकिन उसने इसे बस व्यक्त नहीं किया था। अब जब मुरोंगफी को निपटा दिया गया था तो अंततः उसे अपनी खुद की आंतरिक चोट को ठीक करने का मौका मिल गया था। हालांकि जैसे ही वह खून खांस रही थी, दरवाजे से एक चिंतित आदमी की आवाज़ सुनाई दी। तुम घायल हो। यह आवाज़ बेहद परिचित लग रही थी और जब लावण्या राठौर ने अपना सिर पीछे घुमाया तो उसने आश्चर्यचकित भाव दिया। दिव्य डॉक्टर लियू, आप यहाँ कैसे आए? दरवाजे के पास उदास भाव से खड़ा एक सुंदर आदमी लियू बुयान था, जो कई महीनों से गायब था। लियू बुयान ने दरवाज़ा धकेलकर खोला और अंदर आ गया। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सूरज की रोशनी के विपरीत वह एक असामान्य उपस्थिति के साथ एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण मुद्रा में दिख रहा था। वह लावण्या राठौर के सामने चला गया और बिना एक भी शब्द कहे उसने उसका बायां हाथ खींचा और उसकी पतली लंबी उंगलियां उसकी कलाई पर रख दीं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी नाड़ी महसूस की। कुछ देर बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हारी आंतरिक चोट किसी उच्च स्तर के अभ्यासकर्ता की गहन ऊर्जा के कारण हुई है, लेकिन सौभाग्य से यह बहुत गंभीर नहीं है और तुम्हारी धमनियों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये गोली लो और अगले कुछ दिनों तक आराम करो। किसी के भी खिलाफ लापरवाही से कोई कदम मत उठाना। जैसा कि लियू बुयान कह रहा था, उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और एक गोली निकालकर लावण्या राठौर को दे दी। हालांकि लावण्या राठौर ने इसे नहीं लिया। लियू बुयान ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, जल्दी खाओ। तुम हक्की बक्की क्यों हो? क्या तुम नहीं जानती कि यदि तुम्हारी आंतरिक चोट समय पर ठीक नहीं हुई तो यह और गंभीर हो जाएगी? मुझे मत बताना कि तुम्हें कड़वाहट से डर लगता है। लावण्या राठौर वास्तव में स्तब्ध थी, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की जगह और समय पर वह लियू बुयान को प्रकट होते हुए देखेगी। युवती का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया था, क्योंकि उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं, जो बेहद मासूम और बेहद आकर्षक लग रही थीं। लियू बुयान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या बात है? क्या तुम मुझे देखकर इतनी हैरान हो? लावण्या राठौर को तब होश आया जब उसने उलझन में पूछा, दिव्य डॉक्टर लियू, ये सच में आप हैं? आप यहाँ क्यों आए? लियू बुयान ने जवाब दिया, पहले दवा लो और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लावण्या राठौर ने गोली ले ली, लेकिन उसे तुरंत नहीं निगला। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाकर उसे देखा और पूछा, ये दवा निश्चित रूप से यह जहरीली नहीं है ना? लियू बुयान का मुंह फड़क गया, क्योंकि वह अवाक था। अगर तुम्हें शक है कि इसमें जहर है तो इसे मत खाओ। तुम्हारे साथ क्या समस्या है? मैं व्यक्तिगत रूप से जिन गोलियों को परिष्कृत करता हूं, उन्हें प्रति गोली 10,000 अपर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में आसानी से बेचा जा सकता है। अब जब मैं तुम्हें ये दे रहा हूं तो तुम चिंतित हो कि यह जहरीली है। लावण्या राठौर हंसी, मैं बस पूछ रही हूं। ये कहते हुए उसने अपना सिर उठाया और गोली निगल ली। दवा खाने के बाद उसने एक बार फिर लियू बुयान को देखा। दिव्य डॉक्टर लियू, जब मैं पिछली बार आपके प्रांगण से निकली थी तो मैं अगले दिन आपको ढूंढने वापस गई थी, लेकिन आप पहले ही यात्रा पर निकल चुके थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में सेलेस्टियल लाइट अकादमी आ जाएंगे। सही बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रह रही हूँ?
लियू बुयान ने उसे देखा, उसकी नज़र गहरी हो गई और धीरे धीरे बोला, मैं संजोग से स्काई क्लाउड सिटी से गुजर रहा था और पहले मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुम स्काई क्लाउड सिटी में सेलेस्टियल लाइट अकादमी में दाखिला लेना चाहती हो, इसलिए मैं बस तुम्हें एक नज़र देखने के लिए आ गया। ये कहते हुए उसने काफ़ी असहज महसूस किया और आगे कहा, उस समय तुम्हें 7 कैरेक्टर सोल एक्सटिंग्विशमेंट स्किल द्वारा जहर दिया गया था और तुम जाने की जल्दी में थी। मुझे चिंता थी कि तुम्हारे शरीर से जहर ठीक से नहीं निकला होगा, इसलिए चूंकि यह रास्ते में ही था, मैं तुम्हारी स्थिति जांचने के लिए आ गया। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में चिकित्सा नैतिकता है। मैं वास्तव में बिल्कुल नहीं बता सकती, लावण्या राठौर रूखेपन से हंसी। ये कारण बहुत ही दूर की कोई था और यह पहला दिन नहीं था जब लावण्या राठौर उससे परिचित हुई थी। क्या वह नहीं जानती थी कि महाद्वीप के इस नंबर 1 दिव्य डॉक्टर के पास क्या चिकित्सा नैतिकता थी? वह आमतौर पर रोगियों को देखने के लिए अपनी भावनाओं पर निर्भर रहता था और ज्यादातर को परामर्श करने के लिए सहमत होने से पहले उसे भारी भुगतान करने के बाद भीख मांगनी पड़ती थी। क्या वह विशेष रूप से उसके लिए अनुवर्ती जांच करने आएगा? इतनी अच्छी बात संभवतः कैसे हो सकती है?